जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे नर जनन तंत्र के सहायक अंग में से अधिवृषण के बारे में, जिसको एपिडिडाइमिस भी बोलते हैं। चलिए अब एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण क्या होता है उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए अधिवृषण जो है एक प्रकार की नलिका होती है जो शुक्र यानी वृषण से होकर के निकलती है। ठीक, अब देखिए कहाँ है, थोड़ा चित्र के माध्यम से समझ ले तो जल्दी बेटर होगा। अब देखिए यह क्या है, वृषण यानी इसकी पूरी की बात करें तो वृषण कोश है, इसमें वृषण व्यवस्थित है और वृषण से होकर के एक नलिका निकली हुई है। यानी वृषण कोश के अंदर पाए वृषण से जुड़ा हुआ वृषण कोश में एक नलिका होती है जिसे हम वृषण कोश कहते हैं। इस नलिका की लंबाई 6 सीएम होती है, याद रखिएगा। इस नलिका की लंबाई 6 सीएम होती है और आकार की बात करें तो कौमाकार होती है। ठीक, आकार किस तरह होती है तो कौमाकार होती है। यह वृषण कोश के अंदर पाए जाने वाली एक नलिका होती है। ठीक, और वृषण से जुड़ा हुआ रहता है और यही नलिका आगे चल के शुक्रवाहिनी कहलाती है। जब वृषण से होकर यानी वृषण से समाप्त होती है, यानी वृषण की जो यानी वृषण का भाग समाप्त होती है तो ये नलिका समाप्त नहीं होती, यानी ये आगे चल करके शुक्रवाहिनी नलिका कहलाती है। ठीक है, अब देखिए ये नलिका निकला हुआ है, ये देखिए ये अधिवृषण कहलाई। यही धीरे धीरे आगे बढ़ते यानी हम कह सकते धीरे धीरे क्या ये नलिका है आगे बढ़ते गया और यही नलिका जो आगे बढ़ करके जब तक यह वृषण कोश में था तो अधिवृषण नलिका कहलाई और जब वृषण कोश से बाहर निकल गई तो यह क्या कहलाई, शुक्रवाहिनी नलिका कहलाई। अब देखिए यह शुक्रवाहिनी नलिका आगे चल करके मूत्राशय मार्ग में यानी मूत्र मार्ग में खुलती है, लेकिन मूत्र मार्ग में खुलने से पहले इसमें शुक्राशय ग्रंथि व्यवस्थित है, यानी हम कह सकते हैं शुक्राशय व्यवस्थित है। ठीक है, अब देखिए तो अभी हम शुक्राशय की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ वृषण अधिवृषण की। तो अधिवृषण को लेकर के चलेंगे। जब हम शुक्राशय की बात करेंगे तो शुक्राशय और शुक्रवाहिनी की बात करेंगे तो शुक्रवाहिनी, सिर्फ अभी हम बता रहे हैं। ठीक, चलिए यानी इस तरह से होती है। तो यह आगे चल करके यानी इसकी जो आगे वाली भाग होती है शुक्रवाहिनी कहलाती है। यही में शुक्रवाहिनी में ही शुक्राशय व्यवस्थित रहती है, शुक्रवाहिनी नलिका में ही शुक्राशय व्यवस्थित रहती है। चलिए चित्र के माध्यम से तो लगभग समझ में आ गया होगा सभी विद्यार्थियों को। तो आगे हम जान लेते हैं, यानी इसकी तो बात समझ में आ गई। यह एक फिर से सुन लीजिए, यह एक प्रकार की नलिका होती है, इसकी लंबाई 6 सीएम होती है, इनकी आकार कौमाकार होती है, यह वृषण कोश के अंदर व्यवस्थित होती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इनकी कार्य के बारे में, यानी अधिवृषण का मुख्यतः क्या कार्य है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इनका कार्य। अब देखिए अधिवृषण का कार्य यानी अगर हम बात करें तो अधिवृषण यह क्या करता है, यह वृषण से शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाता है। बात को समझिएगा क्या कहता है यह कौन, तो अधिवृषण क्या करता है, वृषण कोश के अंदर व्यवस्थित क्या है, वृषण है और इस वृषण में यानी यहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण हमेशा एक जोड़ी में रहती है। जो स्टूडेंट अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक के माध्यम से या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके और फिर देख सकते हैं वो वीडियो, यानी प्ले लिस्ट में जाकर के देखिएगा तो सारी वीडियो मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं, यानी वृषण में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है और यह वृषण से यह नलिका क्या अधिवृषण जुड़ी हुई है। तो ये अधिवृषण क्या करता है, अधिवृषण में जो शुक्राणु रहता है यानी वृषण में जो शुक्राणु बनता है यह अधिवृषण मार्ग से क्या होती है, अधिवृषण मार्ग से आगे की ओर बढ़ती है। तो चलिए अब हम बता देते हैं कि हम बात कर रहे हैं आगे की ओर जब बढ़ता है तो यानी कहां जाता है, तो देखिए यह नलिका आगे की ओर बढ़ते हुए शुक्रवाहिनी कहला गई। तो पहले शुक्रवाहिनी में जाएगी तब जाकर के शुक्राशय में जाएगा, यानी जमा रहेगा शुक्राशय में। तो पहले शुक्रवाहिनी में जाएगा तब तो आगे जाएगा। तो चलिए यानी हम कहेंगे यह वृषण से शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाती है। ठीक, अगला अगर हम बात करें तो देखिए ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब कहता है यह स्खलन से पूर्व, मतलब क्या होता है जब संभोग क्रिया के दौरान शुक्राणु स्खलित होती है यानी शरीर से बाहर निकलती है, उससे पूर्व
पहले की बात कर रहा है। पूर्व शुक्राणुओं को संचित करके रखता है, यानी शुक्राणुओं को क्या करता है, जमा करके रखता है। हमारे शरीर में जब संभोग क्रिया, यानी हम कह सकते हैं जब संभोग क्रिया होती है तो संभोग क्रिया से पूर्व यानी पहले यह जो है शुक्राणु को जमा करके रखता है। चलिए अगला देखते हैं। इसकी नलिका में कर्माकुचन की क्रिया होती है जिससे शुक्राणु आगे की ओर बढ़ता है। अब देखिए वृषण कोश में कर्माकुचन की क्रिया होती रहती है, आप लोग जानते हैं। ये वृषण कोश जो छोटा बड़ा आकृति आकार जिससे शोषण की क्रिया होती है, उसी प्रकार उसकी भी कर्माकुचन की क्रिया होती रहती है, यानी वो थोड़ा सुटकता फैलता रहता है। इसकी वजह से क्या होती है, इसकी नलिका में कर्माकुचन होती रहती है, यानी यह नलिका फैलते और सुटकते रहती है इसी की वजह से। ठीक, अब देखिए इसी नली फैलना और सुटकना यानी हम कह सकते हैं कर्माकुचन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होती है कि इसमें व्यवस्थित शुक्राणु आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ जाती है। कर्माकुचन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, शुक्राणु आगे की ओर बढ़ जाती है। ठीक, तो समझ में आ गया। शुक्राणु वृषण यानी नीचे लटका हुआ, फिर भी शुक्राणु को तो जमा हो जाना चाहिए ना। अब दिमाग लगाइए, शुक्राणु यहाँ नीचे, जब यह नलिका नीचे की ओर लटका हुआ है तो इसमें शुक्राणुओं को क्या होना चाहिए, इसमें जमा हो जाना चाहिए, लेकिन जमा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब कर्माकुचन की क्रिया होती रहती है, यह चपकता है फैलता है, तो जिसके फलस्वरूप क्या होती है, शुक्राणु ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक, अब देखिए कहता है निषेचन के लिए शुक्राणु को परिपक्वता भी प्रदान करते हैं। याद रखिएगा, निषेचन के लिए जब क्या होता है, क्या शुक्राणु अंडाणु के पास जाएगा तो अंडाणु में पावर होना चाहिए उससे मिलने के लिए, तो उनमें परिपक्वता होना चाहिए। परिपक्वता होगा तभी तो भ्रूण का निषेचन करेगा और भ्रूण का निर्माण करेगा। तो पावर नहीं रहेगा उसमें तो हम कह सकते हैं परिपक्व यानी पावर प्रदान करता है ना, परिपक्वता बनाता है, यानी उस योग्य बनाता है ताकि शुक्राणु से अंडाणु से लड़ सके। समझ में आ गया होगा आप लोग को भी। अंडाणु से लड़ने के लिए इसको पावरफुल बनाया जाता है। कहां? तो अधिवृषण में, यानी पावर भी प्रदान करता है। अब देखिए खाना पीना का व्यवस्था अलग करता है, मतलब दूसरे भाग जो है वो खाना पीना की व्यवस्था करता है, लेकिन परिपक्वता का प्रदान यही करता है। चलिए अगला देख लेते हैं। शुक्राणुओं का स्खलन न होने पर यह विघटित न हो, इसके लिए इनके लिए क्या करता है, एक तरल पदार्थ का भी स्त्राव यानी तरल पदार्थ का अवशोषण भी इसी में करता है। अब देखिए क्या होता है कि शुक्राणु बना, अगर शुक्राणु का निर्माण हो गया, इस नलिका में आ गया, स्खलन नहीं हुआ यानी शरीर से बाहर शुक्राणु नहीं निकला, तो उन शुक्राणुओं को तुरंत नष्ट ना हो इसके लिए क्या करता है, यानी हम कह सकते हैं शुक्राणुओं को स्खलन नहीं होने पर शुक्राणु विघटित न हो जाए, यानी शुक्राणु विघटित न हो जाए यानी खराब ना हो जाए या फिर बेकार यानी कह सकते हैं, तो इसके लिए क्या करता है, उसमें उपस्थित जो तरल पदार्थ होती हैं उनका भी अवशोषण अधिवृषण में ही हो जाती है। ठीक, तो ये सब था अधिवृषण का कार्य। तो अभी हम पढ़ रहे थे अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस यानी नर जनन तंत्र के सहायक अंग। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, नर जनन तंत्र के सहायक अंग है। तो चलिए इनके बारे में तो हम सब जितना जरूरत था एग्जाम के दृष्टि से भी और जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्य लगभग हम ये सारी बात बता चुके हैं। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।